गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आपका BA B.Ed सेकेंड ईयर हिस्ट्री की क्लास में वेलकम है। तो कल हमने कंप्लीट किया था सोर्सेस ऑफ एशियन इंडिया, प्राचीन भारतीय इतिहास के मुख्य स्रोत। तो आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सिंधु सभ्यता, या इनको हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। तो बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं कि जो सिंधु सभ्यता है वो भारत की प्राचीन सभ्यताओं में से एक है। ये भारत की सबसे प्राचीन और पहली सभ्यता मानी जाती है, क्योंकि इस सभ्यता का सूर्य उस समय उदय हुआ जब संसार के अन्य देश अंधकार के युग में थे। इस सभ्यता का जो खोज का श्रेय है वो जाता है अंग्रेज अधिकारियों को। अंग्रेजों ने पुरातात्विक विभाग की स्थापना की थी। मैंने आपको कल भी बताया था कि पुरातात्विक विभाग का जन्मदाता कौन था? अलेक्जेंडर कनिंघम। तो उन्होंने क्या किया था? कनिंघम के अनुरोध पर भारत में पुरातत्व विभाग की स्थापना की गई। तो 1921 और 22 का वर्ष भारत के लिए एक गौरवमयी वर्ष था, क्योंकि इस समय भारत में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे महान केंद्रों की खुदाई की गई। तो इस तरह जब इस सभ्यता की खुदाई नहीं की गई थी, तो उससे पहले जो हमारे देश का भारत का इतिहास प्रारंभ होता था, तो वो होता था आर्यों के सभ्यता से या वैदिक सभ्यता से होता था। तो जब सर जॉन मार्शल के अनुदेशन पर 1924 में ये घोषणा कर दी गई कि भारत में एक नई सभ्यता की खोज कर ली गई है। उनके दो मुख्य केंद्र कौन से थे? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। तो जो अंग्रेज अधिकारी थे उनको खुदाई के दौरान पुरातत्व विभाग के अधिकारियों को ऐसी चीजें मिली जिन्होंने उन लोगों को चकित कर दिया था, क्योंकि जो सिंधु सभ्यता थी उसमें बहुत ही जो मिली वस्तुएं थी उनसे पता चलता था कि उन लोगों का जीवन काफी उन्नत रहा था। तो नेक्स्ट हम करते हैं कि सिंधु सभ्यता की खोज कब हुई। तो इनकी जो खोज की गई थी सबसे पहले 1921 और 22 में की गई थी। तो 1921 में इनके जो दो केंद्र खोजे गए थे, पहला है हड़प्पा और दूसरा है मोहनजोदड़ो। हड़प्पा की जो खोज की गई थी वो की थी 1921 में। किसने की थी? R.B. दयाराम साहनी ने। उनके बाद इसलिए क्योंकि जो हड़प्पा सबसे पहले हड़प्पा की खुदाई की गई थी, तो इसी नाम के आधार पर इस सभ्यता को एक और नाम भी दिया जाता है। वो क्या है? हड़प्पा सभ्यता। यहाँ तक क्लियर हुआ? नेक्स्ट है कि मोहनजोदड़ो की खुदाई की गई नेक्स्ट ही ईयर 1922 में। तो जो इनकी खुदाई का कार्य किसने किया था? डॉक्टर R.D. बनर्जी के द्वारा किया गया था। उनके बाद आता है कि इस सभ्यता का काल क्या था, कि मतलब इस सभ्यता का टाइम पीरियड कितने से कितने तक का है। तो इस मत में जो इतिहासकार है इस काल के संबंधी उनके मत एक नहीं, उनमें क्या मतभेद पाए जाते हैं। जैसे कि सर जॉन मार्शल ने इनका टाइम पीरियड कितना बताया है? 3250 से लेकर 2750। उसके बाद जो डॉक्टर B.A. स्मिथ है उन्होंने जो सभ्यता इनका टाइम पीरियड बताया है 2500 से लेकर 1500 ईस्वी पूर्व तक। नेक्स्ट जो डॉक्टर कुसालकर हैं उन्होंने इस सभ्यता का टाइम पीरियड हमें बताया कि ये सभ्यता 2800 से 2200 ईस्वी तक के टाइम पीरियड तक चली थी। उसके बाद आते हैं डॉक्टर R.K. मुखर्जी। आपको R.K. मुखर्जी के नाम से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो डॉक्टर R.K. मुखर्जी, जिनका नाम था राधा कमल मुखर्जी, उन्होंने जो इस सभ्यता का टाइम पीरियड बताया है वो है 3250 से लेकर 2750। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि इस सभ्यता का जो टाइम पीरियड था वो कितना था? 3200 से 2750 माना जाता है, क्योंकि ज्यादातर इतिहासकार इसी टाइम पीरियड के साथ उन्होंने अपने मत दिए हैं। और इन्हीं टाइम पीरियड के आधार पर हम ये भी अनुमान लगा सकते हैं कि जो सिंधु घाटी की सभ्यता थी वो कितने वर्ष पुरानी थी?
पुरानी सभ्यता मानी जाती है। नेक्स्ट हम करते हैं लोग, कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वहाँ कितनी किस्मों के लोग पाए जाते थे। तो सेम ऐसे ही काल की तरह इनकी किस्मों या लोगों के बारे में भी इतिहासकारों में मतभेद पाए जाते हैं। बहुत सारे इतिहासकार कहते हैं कि ये लोग आर्य लोग थे, कुछ इतिहासकार कहते हैं कि ये सिंधु लोग थे वो द्राविड़ जाति के लोग थे, कुछ लोग बोलते हैं कि जो सिंधु घाटी के लोग थे वो सुमेरियन लोग थे। परंतु हम इन वास्तव में इन जाति के लोगों को हम 4 नस्लों में बांटते हैं। तो पहली कौन सी थी? प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड। कौन सी? प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड। दूसरी थी भूमध्य सागर के, ये भूमध्य सागर के इलाकों से आए थे। तीसरी थी मंगोलियन के, ये मंगोल जाति के थे। और लास्ट थी अल्पाइन जाति के ये लोग माने जाते। ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन कि जो सिंधु सभ्यता के लोग थे वो कितनी नस्लों के थे? वो 4 तरह की नस्लों के वो लोग थे। पहले प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड, दूसरा भूमध्य सागरीय, तीसरा मंगोलियन और चौथा अल्पाइन जाति के वो लोग। नेक्स्ट हम करते हैं सिंधु सभ्यता की नगर योजना। तो पुरातत्व विभाग के अधिकारियों को जिस बात ने सबसे ज्यादा चकाचौंध या अधिक चकित किया था वो था सिंधु सभ्यता के लोगों की नगर योजना। क्योंकि सिंधु सभ्यता से पहले जो हमारी पूर्व सभ्यता थी वो थी आर्य सभ्यता। और आर्य सभ्यता हम सब जानते हैं कि वो एक ग्रामीण सभ्यता थी। जब उन्होंने खुदाई की तो उन्होंने खुदाई के दौरान सिंधु सभ्यता के जो अवशेष मिले थे उनसे ये अनुमान लगाया गया कि एक उन्नत सभ्यता थी और इसमें नागर सभ्यता यानी कि शहरी सभ्यता के जो लक्षण देखने को मिले थे। क्योंकि जब खुदाई के दौरान अवशेष मिले तो उनसे हमें पता चलता है कि जो सिंधु सभ्यता के लोगों ने अपने घरों की, मकानों की, बाजारों की, गलियों की, सड़कों की, नालियों की अच्छी तरह से व्यवस्था की थी। तो इसको हम आगे करते हैं डिटेल में। तो सबसे पहला पॉइंट आता है व्यवस्थित सड़कें और गलियां या गलियां। तो उन्होंने सबसे पहले इस सभ्यता के दिन हम देखते हैं कि खुदाई के दौरान जितने भी अवशेष मिले उनसे हमें ये अनुमान मिलता है कि ये सभ्यता में जो गलियां और सड़कें काफी व्यवस्थित ढंग से बनाई गई थी। जो बड़ी बड़ी सड़कें थी वो काफी चौड़ाई वाली होती थी और एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। इसी तरह जो छोटी सड़कें और गलियां थी वो भी एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। और जो सड़कें थी वो मजबूत ईंटों की, पक्की ईंटों की बनी होती थी। हालांकि कुछ सड़कें कच्ची मिट्टी की भी बनी होती थी परंतु वो भी काफी मजबूत होती थी। इसके अलावा जो सड़कें और गलियां थी उन पर रात में रोशनी का उन्होंने अच्छा प्रबंध किया हुआ था। और सड़कें और गलियों ऐसे बनाई गई थी कि जब हवा आती थी तो सड़कों से जो कूड़ा करकट था वो उनको उड़ाकर ले जाती थी। इस तरह सड़कों और गलियों में सफाई की अच्छी व्यवस्था की गई थी। यहाँ तक क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट आता है सड़कें और गलियों की चौड़ाई। तो जो सिंधु सभ्यता के लोग थे उन्होंने सड़कों और गलियों की चौड़ाई के भी अच्छे प्रबंध किए होते थे। जो बड़ी बड़ी सड़कें होती थी उनकी चौड़ाई होती थी 13 फीट से लेकर 34 फीट। कितनी? 13 फीट से लेकर 34 फीट। वहीं हमें एक खुदाई के दौरान अवशेष मिला जिससे हमें अनुमान मिलता है कि एक बड़ी सड़क मिली थी जिसकी चौड़ाई थी 36 फीट। कितनी? 36 फीट। इसके अलावा जो गलियां होती थी उनकी चौड़ाई होती थी 9 से 12 फीट की जो गलियां चौड़ी होती थी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है नगरों के कोने। तो जब सिंधु सभ्यता के लोग अपने घर या मकान बनाते थे तो जो सड़कों या गलियों के कोने पर मकान होते थे तो उनके जो कॉर्नर होते थे उनमें गोलाई रखी जाती थी। क्यों रखी जाती थी? ऐसा इसलिए किया जाता था ताकि पशुओं और बैलगाड़ियों की ये एक तरह की सुविधा बन जाए। इससे क्या होते थे? एक्सीडेंट की संभावना कम होती थी। यहाँ तक क्लियर? इसके अलावा
गलियां और सड़कें होते थे उनमें या तो कूड़ादान रखे जाते थे या फिर साइड में क्या होते थे, गड्ढे खोदे जाते थे ताकि लोग उनमें कूड़ा करकट अपना पा सके। नेक्स्ट पॉइंट आता है व्यवस्थित मकान। तो जो सिंधु सभ्यता के लोग थे उनके मकान भी एक निश्चित योजना के अनुसार बनाए गए थे। प्रत्येक मकान में एक विशाल आंगन, एक स्नानागार, एक कुआं, इसके अलावा आंगन के चारों तरफ कमरे बने होते थे। और जो मकानों का क्षेत्र होता था, जो आम मकान होते हैं उनका क्षेत्र होता था 30 बाई 27 फीट का उनका क्षेत्र होता था। और जो मकान की दीवारें होती थी वो काफी मोटाई वाली और मजबूत होती थी। और दो मकानों की दीवारों में 1 फीट इंच का फासला 1 फीट का फासला रखा जाता था। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि जो 1 फीट का फासला था वो इसलिए रखा जाता था क्योंकि जब लोग नक्शे पास करवा के ही घर बनवाते थे। यहाँ तक क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट आता है भवन निर्माण कला। तो जो सिंधु सभ्यता लोगों की भवन निर्माण कला थी वो भी हैरान कर देने वाली थी। तो जो उनके भवन होते थे वो पक्की ईंटों के बनाए जाते थे। इसके अलावा उनकी चुनाई गारे से की जाती थी। गारे से इसलिए की जाती थी ताकि इन पक्की ईंटों को दोबारा जरूरत पड़ने पर उनका दूसरे स्थान पर प्रयोग किया जा सके। इसके अलावा जो इन मकानों या भवनों में ईंटों का प्रयोग किया जाता था उनका जो आकार होता था वो था 20/1/4 इंच बाय 10/1/2 इंच बाय 3/1/4 इंच। ये उनकी लंबाई, चौड़ाई और मोटाई होती थी। इसके अलावा जो मकानों के जो होते थे भवनों के खिड़कियां और दरवाजे गली या सड़क की तरफ नहीं खुलते थे। और जो सड़क खिड़कियां दरवाजे इस तरह बनाए जाते थे कि उनमें जो हवा थी वो आसानी से मकान या भवनों के अंदर आ सके। जो दरवाजे होते थे उनकी चौड़ाई होती थी 3 से 4 फीट होती थी। चौड़ाई कितनी होती थी? 3 से 4 फीट। और जो उनकी ऊंचाई होती थी वो होती थी 6 फीट की ऊंचाई उनकी मानी जाती थी। इसके अलावा खुदाई के दौरान हमें 18 फीट के दरवाजे भी मिले हैं। शायद ये ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि उन मकानों या भवनों में गाड़ियों के घुसने की भी व्यवस्था की गई हो। इसके अलावा जो कुछ दरवाजे थे उन पर संखल या चटकनियां के अवशेष भी हमें खुदाई के दौरान मिलते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट आता है जो मकान की छतें होती थी वो मिट्टी की कड़ियों की बनी होती थी। किसकी होती थी? लकड़ी या मिट्टी की कड़ियों से बनाई जाती थी। और उन पर क्या होता था? एक तरह का घास फूस का लेप कर दिया जाता था। और जो छतें होती थी उनको ढलानदार बनाया जाता था ताकि वर्षा के पानी का अच्छी तरह से निकास हो सके। इसके अलावा जो छतों पर नालियों की व्यवस्था की गई थी पानी के निकास के लिए। इसी तरह जो फर्श होते थे वो पक्की ईंटों के बने होते थे। नेक्स्ट आता है नालियों का प्रबंध। तो जो सिंधु सभ्यता के लोग थे उन्होंने नालियों का भी अच्छा प्रबंध किया हुआ था। हर घर में पानी निकलने के लिए छोटी नालियों का प्रबंध होता था जिनका आकार होता था 1 इंच गहरा और 9 इंच मोटा या मोटाई उनकी होती थी। यही घरों से ये नालियों से पानी बड़ी नालियों में, गलियों की नालियों में मिलता था और गलियों की नालियों से एक बड़ी नाली में ये पानी जा गिरता था जो इस पानी को शहर से बाहर फेंकती थी। इस तरह जो इसकी सिंधु सभ्यता के लोगों की नालियों का प्रबंध है वो सबसे इनकी उत्तम व्यवस्था मानी गई है। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट आता है उनके सार्वजनिक भवन। सार्वजनिक भवनों में हम करेंगे विशाल स्नानागार जो मिला था हमें मोहनजोदड़ो में। जो इस विशाल स्नानागार की जो लंबाई थी वो थी 180 फीट और चौड़ाई थी 108 फीट। वहीं क्या था कि इनमें एक विशाल स्नानागार में एक तालाब भी बना हुआ था। क्या बना हुआ था? तालाब। ये आपका इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। ओके। इस तालाब की जो ढूंढाई या गहराई थी वो थी 39 फीट। जो चौड़ाई थी वो थी, लंबाई थी 39 फीट, चौड़ाई 23 फीट और जो गहराई थी वो 8 या 9 फीट की मानी गई है।
और इस तालाब के नीचे उतरने के लिए उत्तर और दक्षिण शोर में सीढ़ियां बनी हुई थी और इसी तालाब के इर्द गिर्द चारों ओर क्या बने थे, कमरे बने थे। ये अनुमान लगाया जाता है कि ये कमरे इसलिए बनाए गए थे ताकि लोग विशेष उत्सवों या त्योहारों के समय वहाँ इकट्ठे होते होंगे, या इसलिए बनाए गए होंगे कि वहाँ पुजारियों के रहने की व्यवस्था की गई हो। नेक्स्ट पॉइंट आता है अन्नागार। तो सिंधु सभ्यता घाटी के समय हमें 4 स्थानों में बड़े बड़े अन्नागार मिलते हैं, जिनमें सबसे पहले मिला था हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा और लोथल। ओके, तो इनमें जो सबसे बड़ा था वो था हड़प्पा का अन्नागार, सबसे बड़ा था और इसकी जो लंबाई थी वो थी 169 इसकी लंबाई थी और इनकी चौड़ाई थी 135 फीट इनकी चौड़ाई थी। इसके बाद जो दूसरा मिला था वो मिला था मोहनजोदड़ो में। दूसरा अन्नागार हमें कहाँ मिलता है विशाल? मोहनजोदड़ो में। इसकी जो लंबाई थी वो थी 150 बाय 75, 150 बाय 75 ये इसका आकार था। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है अन्य भवन। क्या आता है? अन्य भवन। तो इन अन्य भवन जब इतिहासकारों ने या पुरातत्व विभाग के अधिकारियों ने वहाँ की खुदाई कराई थी तो उनमें उनको एक क्या मिला था, मोहनजोदड़ो में एक विशाल हाल मिला था जिसके 20 स्तंभ थे। तो ये अनुमान लगाया जाता है कि जो हाल था वह या तो उच्च अधिकारियों के रहने का निवास का स्थान होगा या एक सभागार भवन होगा, यहाँ पर वो लोग मीटिंगें करते होंगे। इसके अलावा इसके अतिरिक्त हमें जो खुदाई के दौरान बहुत से अवशेष ऐसे मिले जिनसे हम अनुमान लगाते हैं कि लोगों की सुविधा के लिए वहाँ विश्राम घर बने हुए थे। तो इस तरह बहुत सारी हमें अवशेष मिलते हैं जिनसे हम अनुमान लगा सकते हैं कि जो सिंधु सभ्यता के लोग थे या सिंधु घाटी की सभ्यता थी वहाँ उन्नत जीवन के लोग रहते थे। थैंक यू।